प्रीति के ऑफिस में आज छुट्टी थी। इसी कारण वह आज घर में थी। वह खुश थी। आज उसे घर में बिताने के लिए समय आराम से मिला है। पिताजी को हॉस्पिटल में चेकअप कराकर और सारी दवाई, फल और राशन की व्यवस्था वह कर आई थी। अरसे से बीमारी के कारण प्रीति के पिताजी का ऑफिस छूट चुका था। माँ हाउसवाइफ थी। ज्यादातर वह घर में ही रही थी। पिताजी की विकट अकस्मात बीमारी से मानसिक रूप से टूट गई थी। इसीलिए पिताजी और बाहर की दुनिया संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। नौकरी में भी वर्कलोड 1-2 दिन से कम था। इसीलिए वह खुश थी कि प्रथम के साथ आज समय बिताएगी। कल से ही उसने जाने कितनी योजना बना रखी थी। रात में सोते समय वह सोच रही थी, सुबह में प्रथम के जाते ही सबसे पहले मैं पूरे घर को व्यवस्थित करूंगी। इधर इतनी व्यस्तता रही कि चाहकर भी घर में समय नहीं दे पाई। फिर प्रथम की पसंद का खाना बनाऊंगी। शाम को प्रथम के साथ आने के बाद वह जब थोड़ी देर आराम कर लेगा तो उसके साथ इंडिया गेट घूमने जाऊंगी। रात में इंडिया गेट का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। रात को लोग इंडिया गेट पर आकर समय व्यतीत करते हैं। रौनक लगी रहती है वहाँ। आज शाम हम लोग भी इंडिया गेट पर समय बिताएंगे। वर्कलोड के कारण इधर हम लोगों ने आपस में ढंग से बातें भी नहीं की हैं। आज प्रथम के साथ वो कसर भी पूरी कर लूंगी। आइसक्रीम खाएंगे और घंटों बातें करेंगे। प्रथम ऑफिस जा चुका था और प्रीति अपने घर को संवारने में जुट गई। प्रथम का मोबाइल घर पर ही छूट गया था और बार बार रिंग होना या फिर मैसेज के आने का रिंगटोन बजना प्रीति का ध्यान आकर्षित कर गया। वह दौड़कर गई कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। प्रथम का मोबाइल देखकर वह चिंतित हो गई कि आज मोबाइल के बिना उसे कितनी परेशानी होगी। किंतु बार बार मैसेज आने से उसकी चिंता जिज्ञासा में बदल गई और जब उसने प्रथम और कविता भाभी के प्रेम प्रसंग के बारे में जाना तो उसे लगा कि वह ऐसे अंधेरे पाताल में जा गिरी हो जहां से वह कभी निकल ही नहीं सकती। प्रीति का सारा शरीर कांप रहा था। चेहरा सफेद पड़ गया था। गिर पड़ी थी वह फर्श पर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जाने कब तक वह उसी अवस्था में पड़ी रही। उसकी तंद्रा टूटी जब कॉल बेल बजी। वह किसी तरह उठी। उसने दरवाज़ा खोला। सामने प्रथम खड़ा था। बहुत हड़बड़ी में था। वह बोला, प्रीति, मेरा मोबाइल घर पर ही छूट गया था। आधे रास्ते से लौटकर आ रहा हूँ। जल्दी दो, ऑफिस जल्दी पहुँचना है। उसने प्रीति के चेहरे की ओर बिना देखे एक झटके में सब कुछ कह दिया। प्रीति का शरीर जड़ हो गया था। फिर भी उसने अपने आप को सहज बनाते हुए चुपचाप मोबाइल प्रथम के हाथों में पकड़ा दिया। प्रथम चला गया था। प्रीति टेरेस पर खड़ी प्रथम को तब तक निहारती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। आज प्रथम उसे बिल्कुल अजनबी और बदला बदला सा लग रहा था। प्रीति जब कॉलेज में थी उस समय प्रथम उसके जीवन में आया था और कब प्रथम उसके पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन गया उसे पता तक नहीं चला। प्रीति सादगी में भी बेहद खूबसूरत और सुरुचिपूर्ण लगती थी। प्रीति ने प्रथम को देखकर जाना कि किसी से प्रेम करना कितना खूबसूरत होता है। और जिस दिन प्रथम ने अपने घर परिवार से सारे दायरे तोड़कर प्रीति के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो प्रीति शहर से तैयार हो गई। किंतु यह आसान नहीं था। दोनों को ही इस विवाह को अंजाम देने के लिए परिवार को कितना समझाना पड़ा था। उन्हें राजी करने के लिए दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इसके लिए संघर्ष करते हुए 3 साल बीत गए। तब जाकर उनकी तपस्या पूरी हुई। प्रथम का प्रीति के जीवन में आना मानो प्रेम के सागर में समा जाने जैसा ही था। विवाह के बाद विचित्र सी हो गई थी प्रीति। एक पल भी प्रथम से दूर रहना नहीं चाहती थी। प्रथम की बाहों के घेरे में ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। किंतु जीवन तो कठोर जीवन होता है, इतना सरल नहीं चलता। समय और परिस्थितियां हमेशा भावनाओं से अपने आप को बड़ा साबित करने में लगी रहती हैं। प्रीति के प्रेम के बीच में बहुत सारी जिम्मेदारियों ने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया था।
एक तरफ प्रीति की घर गृहस्थी नौकरी थी तो दूसरी तरफ पिता की जिंदगी थी। जीवन की अंतिम घड़ियां जैसे वह गिन रहे थे। प्रीति ने अपने घर गृहस्थी, अपनी नौकरी और कुछ समय पिता के लिए निकालना, इन तीनों में सामंजस्य बैठाना शुरू कर दिया था। वह अपनी जिम्मेदारियों में पीछे नहीं रही। प्रथम का प्रेम प्रीति के जीवन के प्रति उमंग भरता जा रहा था। प्रीति प्रथम के प्रेम को जी भर कर जीना चाहती थी, लेकिन यह बात जरूर थी कि पहले की तरह प्रथम और प्रीति घंटों बातें नहीं किया करते थे। फिर भी छुट्टी के दिन एक दूसरे के लिए समय निकाल ही लेते थे। प्रीति 3 जीवन एक साथ जी रही थी। पहला उसका ससुराल और दाम्पत्य जीवन, दूसरा उसकी नौकरी और तीसरा इकलौती बेटी होने का फर्ज निभाना। पति की लंबी बीमारी और उससे जूझती माँ के अकेलेपन को भी उसने बांटने की कोशिश की थी। इन सब के बीच प्रथम का सहयोग और प्रेम उसे हमेशा ऊर्जा देता रहा और वह इसके कारण ही अपनी हर जिम्मेदारियों में खरी उतरती चली गई। कहते हैं कि जब जीवन रूपी गाड़ी पटरी पर सही से दौड़ रही हो, ऐसे में नियति कोई न कोई पेच अवश्य लगा देती है। उस दिन प्रीति मायके से लौटी तो अपने घर में बहुत सारे उपहार और खाने पीने के डब्बे देखकर चौंक पड़ी। यह कहाँ से आया? प्रथम ने बताया कि कविता भाभी ने भेजा है। प्रीति की आंखों में हजारों सवाल देखकर प्रथम ने उसे बताया कि मेरे दोस्त की पत्नी है, बहुत पुराना दोस्त है, काफी अरसे से हम लोग मिले नहीं थे। उस दिन अचानक उसका फोन आया कि उसका ट्रांसफर दिल्ली में हो गया है। तुम नहीं थी, मायके गई हुई थी। उसने मुझे बुलाया था, मैं उसके घर गया। बहुत अपनापन लगा। उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, काफी खातिरदारी हुई। बहुत दिनों के बाद एक सुकून महसूस हुआ। कविता भाभी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। कभी समय मिलेगा तो हम लोग चलेंगे उनसे मिलने। उस दिन के बाद से अक्सर मेरा हालचाल पूछा करती हैं। तुम नहीं रहती हो तो मेरे खाने पीने के बारे में भी पूछ लेती हैं। बहुत अपनापन लगता है। इधर हम दोनों की व्यस्तता इतनी बढ़ गई थी कि मैं तुमको बताना भूल गया था। प्रीति के मन में यह बात जरूर कौंधी कि प्रथम की यह आदत थी कि छोटी से छोटी बात भी वह उसके साथ शेयर करता था। कोई भी बात हो वह उसे ज़रूर बताता था, किंतु इस बात को उसने क्यों नहीं बताया? वह मौन रही। कविता भाभी का आना जाना और उनके उपहारों की संख्या बढ़ने लगी थी। वह ऐसे समय पर ही आती थी जब प्रीति घर पर नहीं होती थी। प्रीति की दिनचर्या में एक बात और शामिल हो गई थी, प्रथम का बार बार कविता भाभी की बहुत ही बड़ाई करना। उनकी बातें वह बड़ी दिलचस्पी लेकर करता था। अक्सर उनकी सुंदरता और गुणों का बखान करता रहता था। कविता भाभी को बिना देखे ही प्रीति भी उनसे प्रभावित हो गई थी और एक दिन उसने कविता भाभी से मिलने की जिद पकड़ ली। जब वह कविता भाभी से मिली तो बड़ी हैरानी से कविता भाभी को देखती रह गई। ना वह उन्हें सुंदर लगी और ना भाभी में उसे कोई गुण दिखाई पड़ा। वह पूरे दिन उनके साथ रही और उन गुणों को ढूंढती रही जिसके बारे में अक्सर प्रथम बताया करता था। उसे लगा कि कुछ न कुछ तो ज़रूर है जिसके कारण प्रथम उनकी इतनी तारीफ करता है। प्रथम के प्रेम में अंधी प्रीति को सिर्फ इतना ही दिखा कि कोई महिला है जो प्रथम का बहुत ही ख्याल रखती है, बहुत केयर करती है। इसीलिए वह महिला प्रीति को भी अच्छी लगने लगी। कहीं दूर दूर तक शक की गुंजाइश न थी। प्रीति के प्रेम और भरोसे में, प्रथम के प्रेम में विभोर उसकी हर पसंद प्रीति की पसंद बन गई थी। कविता और प्रथम के प्रेम प्रसंग को अनजाने में ही जानकर एक पल में पूरा जीवन खत्म। फिर तो जिंदगी यंत्र की तरह बिना भाव बिना सांस के चलती गई। उस दिन प्रथम का ऑफिस से लौटना, प्रीति की अर्ध बेहोशी की हालत, सप्ताहों जर का होना और फिर प्रीति का मौन। महीनों बीत गए। एक तरफ प्रथम प्रीति के मौन से व्याकुल और बेचैन था, दूसरी तरफ प्रीति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उतनी ही अडिग थी। किंतु इन सब में उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। प्रथम ने डॉक्टरों और साइकोलॉजिस्ट की भीड़ लगा दी थी, फिर भी उसका मौन नहीं टूटा।
प्रथम जान चुका था कि मोबाइल का मैसेज पढ़कर प्रीति उसके और कविता भाभी के संबंधों को जान चुकी थी। परिस्थितियों से लड़ते लड़ते प्रथम थक चुका था। प्रीति का मौन और उसके गिरते स्वास्थ्य ने प्रथम की वेदना की सारी सीमाएं तोड़ दी और उस दिन उसने प्रीति का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया और उसके गोद में सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा, प्रीति, मुझे माफ कर दो। मैं परिस्थितियों का शिकार हो गया था और कमज़ोर पड़ गया। तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं था। ससुराल, घर गृहस्थी, तुम्हारी नौकरी और तुम्हारा मायका, इन सब के बीच तुम्हारे पास मेरे लिए समय कहाँ था। तुम तो नौकरी भी अपने पिता के लिए करती थी। तुम्हारे जीवन में मैं कहाँ था। इन सब के बीच में कविता भाभी का अपनापन, मेरी परेशानियों का बांटना और मेरे लिए अपनी घर गृहस्थी के कार्यों को छोड़कर वह मेरे पास आती थी। उनका अपनापन ही मुझे उनके करीब ले गया। मुझे तो यही लगा कि तुम्हारा मतलब सिर्फ मुझसे शादी करना था। शादी हो गई, तुम्हारा मतलब खत्म हो गया। फिर तुम अपनी दुनिया में रम गई। प्रीति के होठ हिले थे। उसकी जुबान थोड़ी लड़खड़ाई। उसने धीरे से अस्फुट स्वर में कहा, तुमने मेरे प्रेम को इतना ही जाना था। और वह चुप हो गई। उछल पड़ा था प्रथम। प्रीति, बोलो, जितना मुझे बोलना है बोलो, जो कहना है कहो। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे पागल बना दिया है। प्रथम के रुदन ने प्रीति को बोलने पर विवश कर दिया। उसका मन टूट गया। वो रोती हुई बोली, मेरी दुनिया तो तुम ही थे प्रथम। तुम्हारे सहयोग और सानिध्य के बल पर ही मैं 3 नामों की पतवार बनी। प्रथम, यदि कोई बेटी अपने मायके या माता पिता को मानसिक आर्थिक सहयोग करती है तो क्या पतियों के लिए यह गलत कार्य है? नहीं। और हम दोनों के बीच हमारा तुम्हारा कहाँ से आ गया? हम दोनों के सुख दुख एक दूसरे के हैं। तुम्हारे मन के भीतर इतना कुछ चल रहा था, किंतु तुम्हारे प्रेम और सहयोग के कारण मुझे तो इसका आभास भी नहीं हुआ। कम से कम तुम तो खुलकर मुझसे कहते। पति पत्नी के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं छुपाया। अगर तुम्हारी नज़र में यह मेरी कमियां थी तो मुझे सही मार्गदर्शन तुमने क्यों नहीं दिया? मैंने अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा, ना कभी तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त बनाया, ना मेरे ससुराल के कर्तव्य में कमी छोड़ी। किंतु तुमने तो मेरी पूरी दुनिया ही छीन ली। एक बार खुलकर कहा तो होता। जिन पतवारों को मैंने पकड़ा था तुम्हारे लिए सारे फेंक देती। तुम तो मेरी जिम्मेदारियों में सहयोग देते रहे। फिर मैं तुम्हारे मन का विरोध कैसे समझ पाती? एक महिला आई, उसने कुछ अपनापन दिखाया और तुम बहक गए। क्या वो इतनी ही जिम्मेदारी से तुम्हारे रिश्ते और घर संभाल पाती? तब उसे इस प्रेम का अधिकार होता। ना जाने क्या क्या प्रीति कहती चली गई और लंबे अरसे के बाद प्रीति का रुदन उस दिन कमरे की दीवारों से टकरा रहा था। महीनों उसने जाने कितने आंसुओं को अपने दिल में कैद कर लिया था। आज मानो दिल के आंसुओं का एक एक बूंद निकल रही थी। प्रथम बोल पड़ा, रो लो प्रीति, जितना रोना है, क्योंकि यही तुम्हारे अंतिम आंसू होंगे। मेरे जीते जी इसके बाद अब कभी नहीं आएंगे। एक डरावना सपना समझकर पिछला सब कुछ भूल जाओ। मेरे जीवन में हमेशा से तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी। पिछला सब कुछ सिर्फ कुछ पल का भ्रम था जो टूट गया। इन कुछ महीनों में तुम्हारी चुप्पी से मैं पल पल मरा हूँ। मैंने बस इतना ही जाना कि मेरी ज़िंदगी तो तुम ही हो। फिर कौन सी कृत्रिम जिंदगी ढूंढने में बाहर गया था। प्रथम की बाहों के घेरे में जाने कब तक प्रीति बैठी रही। मन का गुबार और दुख आंखों के रास्ते बहने लगा था। साथ में प्रथम के आंसू भी लगातार बह रहे थे। मन के बादल छट चुके थे। जीवन फिर से स्वच्छ हो गया था, नया प्रेम का नया अध्याय लिखने के लिए।